मॉडर्न म्यूजिक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सीबीएसई के हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल क्लास 12th बहुविकल्पी 10 प्रश्नों का संग्रह में आपको इस वीडियो में 31 से 40 प्रश्नों का, ये 10 प्रश्नों का 31 से 40 तक आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ प्रश्नों का संग्रह जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए आपको सहायता प्रदान कर सकती है, आपको सहायता दे सकती है। आपके लिए यह 10 प्रश्नों का जो आपके सामने संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो बहुविकल्पी 10 प्रश्नों के संग्रह में आपके सामने पहला प्रश्न 31वां, इसमें दिया गया 7 स्वरों की क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? ग्राम, मूर्छना या फिर जात या था। तो अगर आपने 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं, यह आप मूर्छना की परिभाषा में पढ़े होंगे। अगला प्रश्न 32वां, संगीत रत्नाकर में कितने गमक बताए गए हैं? तो अगर आपने संगीत रत्नाकर को पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि उसमें कितने गमक हैं। पंडित शारंग देव जी ने कितने गमक बताए हैं? तो संगीत रत्नाकर में जो कि सप्तोध्याय ग्रंथ है उसमें गमक की 15 प्रकार बताए गए हैं। 33वां प्रश्न, राग मालकौंस की जाति कौन सी है? राग मालकौंस का अगर राग परिचय आपने पढ़ा है तो राग मालकौंस में रे और प स्वर वर्जित है, इसलिए उसके आरोह में भी 5 स्वर प्रयोग होते हैं और अवरोह में भी 5 स्वर प्रयोग होते हैं। तो इसलिए उसकी जाति आपके सामने ये 4 विकल्प दिया गया है। तो ऑडो शाडो, शाडो शाडो, ऑडो ऑडो, ऑडो संपूर्ण। तो जब आरोह में भी 5 स्वर, अवरोह में भी 5 स्वर, 5-5 स्वर वाले राग को ऑडो ऑडो जाति का राग कहते हैं। 31, 32, 33 ये 3 प्रश्न। अब अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, सही कथन चुनिए। शारंग देव ने 10 विधि राग वर्गीकरण दिया है। षड्जग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर है। कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है। अहोबल ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की है। अब ये 4 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्नों को सही बताना है। अब देखिए, शारंग देव ने 10 विधि राग वर्गीकरण दिया है, बिल्कुल सही। राग विवेकाध्याय में संगीत रत्नाकर के पंडित शारंग देव जी ने 10 विधि राग वर्गीकरण को बताया है और राग विवेकाध्याय को 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। षड्जग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि षड्जग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पे है, न कि 16वीं श्रुति पे। 16वीं श्रुति पर पंचम मध्यम ग्राम में है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि षड्जग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर है, न कि 16वीं श्रुति पर। कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है, बिल्कुल सत्य बात है। कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से है। और पंडित अहोबल ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की, यह भी कथन बिल्कुल सही है। पंडित अहोबल जी ने जो वीणा की तार पर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की है, उसकी लंबाई को मापकर
तो इसमें से जो सही कथन है वो पहला, तीसरा और चौथा है। शारंगदेव ने 10 विधि राग वर्गीकरण दिया है। कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है और अहोबल ने स्वरों की स्थापना वीणा की तार की लंबाई पर की। ये तीनों कथन सत्य है। 34वां प्रश्न के बाद 35वां प्रश्न, सही कथन चुनिए। बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे। तानपुरे के पहले तार को षडज ग्राम से मिलाया जाता है। रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पर है और झप ताल में 3 विभाग है। तो आपके सामने इन 4 कथन में केवल 2 कथन सही है और आपको बताना है कि ये 2 कथन कौन से हैं। बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। बड़े गुलाम अली खां ख्याल गायन शैली के साथ साथ ठुमरी भी गाते थे। तानपुरे के पहले तार को षडज ग्राम से मिलाया जाता है। आप तानपुरा मिलाने की विधि अगर आपने पढ़ा है तो तानपुरे में 4 तार होता है और पहला तार मंद्र पंचम से मिलाया जाता है और जिस राग में पंचम वर्जित होता है तो मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है और जिस राग में म प दोनों वर्जित होता है तो मंद्र नी से मिलाया जाता है, निषाद से। इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है कि तानपुरे के पहले तार को षडज से मिलाया जाता है। तानपुरे के पहले तार को प, म और नी से मिलाया जाता है और ये तीनों स्वर मंद्र सप्तक के होने चाहिए। रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पर है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। 7 मात्रे वाली ताल रूपक ताल पर संगीतज्ञों ने माना है कि पहली मात्रा पर खाली होनी चाहिए, क्योंकि ताल नियम कहता है कि पहली मात्रा सम कहलाता है, लेकिन 7 मात्रे की ताल रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली बताई गई है। झप ताल में 3 विभाग हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। झप ताल में 4 विभाग होते हैं, 2 3 2 3, क्योंकि झप ताल में 10 मात्रा होता है। रूपक ताल में 3 विभाग, झप ताल में 4 विभाग, तो चौथा कथन गलत है। तो इसमें सही कथन क्या हुआ? बड़े गुलाम अली खां ठुमरी भी गाते थे, पहला कथन, और रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पर है, तो इसलिए पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, प्रथम एवं द्वितीय सूची का मिलान करें। आपके सामने ये बागेश्वरी के सामने रे और प ऊपर अर्ध चंद्र बनाया गया है। मीण के सामने क धीट धीट और धमाक सामने काफी थाट और मालकौंस के सामने गधन जो कि कोमल। तो इसका सही मिलान जो होगा वह दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए। अब आपको मिलान करना है कि प्रथम सूची का कौन सा शब्द द्वितीय सूची से मेल खाता है या दूसरी सूची से मिलता है। तो बागेश्वरी काफी थाट का राग, काफी थाट का बागेश्वरी जो है वो काफी थाट का राग है। राग परिचय अगर बागेश्वरी का पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि काफी थाट जने राग राग बागेश्वरी है। मीड का मिलान रे और प, इसके ऊपर उल्टा अर्ध चंद्र बनाते हैं मीड को दिखाने के लिए, इसलिए यह कथन मीड का रे प और ऊपर अर्ध चंद्र से मिलान इसका करेंगे, क्योंकि मीड को दिखाने के लिए ऊपर उल्टा अर्ध चंद्र बनाते हैं। धमार का धीट धीट, धमार में 14 मात्राएं होती हैं और पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 3 और चौथे विभाग में 4।
तो पहले विभाग का ये बोल है क धीट धीट, तो इसलिए इसका मिलान धमार ताल से क धीट धीट। मालकोंस का मिलान ग ध्वनि कोमल होता है। राग मालकोंस का अगर आपने परिचय पढ़ा है तो राग मालकोंस में ग ध्वनि स्वर कोमल प्रयोग होता है। तो इसका सही कथन होगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। 36वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न 37वां प्रश्न। इसमें दो कथन दिए गए। राग भैरव में रे प स्वर वर्जित है। और दूसरा कथन राग भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। अब आपके सामने सही विकल्प 4 विकल्प दिए गए। आपको इसके पहले वाले वीडियो के में जो प्रश्न बताए गए थे उसमें भी बताया गया है कि राग भैरव में 7 स्वर प्रयोग होते हैं, तो रे प स्वर वर्जित होने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो राग भैरव में 7 स्वर प्रयोग होते हैं उसके आरोह अवरोह में, इसीलिए उसकी जाति संपूर्ण है। तो इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। राग भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो कि राग भैरव प्रातःकालीन 4 से 7, जो 4 बजे 7 बजे संधि प्रकाश काल में गाया जाता है, इसलिए यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहलाएगा। इसलिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो पहला गलत और दूसरा सही होगा। 38वां प्रश्न संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? आप तो जान ही गए होंगे, इतनी बार बताया जा चुका है आपको कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। इसीलिए इसको सप्तोध्यायी ग्रंथ भी कहा जाता है। अब 38वें प्रश्न के बाद 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न औडो औडो जाति का राग है। राग भैरव या फिर राग बागेश्री या राग मालकोंस या ये तीनों? तो मैं बता दूं आपको, राग भैरव में 7 स्वर प्रयोग होते हैं उसके आरोह अवरोह में, तो यह संपूर्ण जाति का राग है। राग बागेश्री के आरोह में रे और प स्वर वर्जित होता है और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग होते हैं, तो औडो संपूर्ण जाति का राग है राग बागेश्री। राग मालकोंस में रे प स्वर वर्जित होता है इसके आरोह और अवरोह दोनों में, इसलिए राग मालकोंस जो है औडो औडो जाति का राग होगा, ना कि तीनों। तो इसमें सही जो विकल्प होगा वो राग मालकोंस ही होगा, औडो औडो जाति का राग। 40वां प्रश्न सही कथन चुने। तानपुरे के जोड़ी के तार को मध्यम यानी कि म से मिलाया जाता है। संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय हैं। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। अलंकार का दूसरा नाम पलटा है। अब इसमें कुछ तो कथन आपके समझ में आ रहा होगा, जैसे संगीत रत्नाकर वाला और रूपक ताल वाला। तो पहला कथन देख लें, तानपुरे की जोड़ी के तार। जोड़ी के तार का मतलब होता है जो बीच का तार है, दूसरा और तीसरा तार। जोड़ी का तार इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों तार एक ही धातु के होते हैं, लोहे के दोनों तार, और दोनों तार एक ही स्वर में मिलाए जाते हैं। वह मध्य सा से मिलाया जाता है, न कि मध्यम से यानी म से। तानपुरे के जोड़े के तार को मध्यम म से नहीं मिलाया जाता है, मध्य सा से मिलाया जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। संगीत रत्नाकर में 8 अध्याय हैं।
यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पहले आपको मैंने बताया कि संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है, इसीलिए उसको सप्तोध्यायी ग्रंथ कहा जाता है। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। रूपक ताल 7 मात्रे की ताल है। 3, 2, 2 के 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा और तीसरे विभाग में भी 2 मात्रा। तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अलंकार का दूसरा नाम पलटा है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगर आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। तो इसमें से जो सही कथन होगा वह तीसरा और चौथा होगा। तो आपने इस वीडियो में 31 से 40 प्रश्न को पढ़ा। धन्यवाद। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आपका बहुत बहुत आभार। आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी सहायता प्रदान कर सकती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आपको जिस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपकी सफलता के लिए हमारी ये मेहनत है। आपके सफल होने पर बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आप अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको यह वीडियो कैसा लगा बताएंगे तो हमें आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें एक हिम्मत मिलेगी अगले वीडियो को बनाने की। धन्यवाद।